नमस्कार मेरे YouTube के सभी साथियों को राजीव गुप्ता का बहुत-बहुत नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम इंडियन अचीवर्स में। हर बार की तरह हम इस बार थोड़ा-सा लेट आए हैं अपने कार्यक्रम में, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं। और हर बार हम किसी मेहमान को लाते हैं जिनसे हम उनके बारे में या किसी विषय पर चर्चा करते हैं। आज हमारे साथी ही मेहमान हैं डॉक्टर विजय गौड़, जो पिछले 18 सालों से यहाँ पर अमेरिकी नागरिक हैं। तो हमने सोचा कि भई भारत में भी बहुत से लोगों का अमेरिका में आने का सपना होता है और अमेरिका में सारी दुनिया के लोग बसे हुए हैं। मल्टीकल्चर कंट्री है ये। तो हमने सोचा कि यहाँ आने के बाद कल्चरल शॉक सा लग जाता है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल उलट हैं इंडिया से। और उस उलट के चक्कर में क्या होता है कि यहाँ पर कई बार आपको ये लगता है कि आप अमेरिकी से बात कर रहे हो तो थोड़ा-सा ऑकवर्ड फ़ील होता है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ये मैकेनिकल टाइप ऑफ ए कंट्री भी लगती है कई बार। तो हमने सोचा कि इन्हीं विषयों पर कि अगर भारत से यहाँ आने से पहले अगर कुछ ख़ास चीज़ों का ध्यान रखा जाए, तो आदमी आसानी से यहाँ के माहौल में ढल सकता है, उसको मदद मिल सकती है। तो इसी चीज़ को लेकर आज हमने लाइफ इन यूएसए ड्रीम वर्सेस रियलिटी एक टॉपिक चुना और उसमें हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। और मुझे लगता है कि आप सभी के लिए, अगर आप अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं या पढ़ने के लिए, या आप नौकरी के लिए आ रहे हैं या घूमने-फिरने के लिए आ रहे हैं, तो हो सकता है कि हम ऐसी बहुत सी जानकारी दें जो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इंडियन अचीवर्स प्रोग्राम में। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद राजीव जी। और मुझे लगता है कि आज आपके 18 साल के अनुभव को मैं थोड़ा-सा निकाल भाग कर पाऊँ और देखूँ कि भई हमारे दर्शक भी उसमें कितने जुड़कर कितना फ़ायदा उठाते हैं। डॉक्टर जी, साहब, मैं भी जब यहाँ आया तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ों ने झटके दिए। 2000 वोल्ट की तरह झटके दिए, जैसे मोदी जी ने अभी झटका दिया है, वैसे ही जी। झटके मुझे भी मिले यहाँ पर। हाँ। तो थोड़ा-सा ये बताइए कि डॉक्टर साहब कि इमिग्रेशन से लेकर, या मतलब भारत में ही यहाँ आने से पहले मान लीजिए वीज़ा मिल गया, टिकट कट गई है, तो थोड़ा-सा शुरुआत में ये बताइए कि शुरुआती ध्यान क्या-क्या रखने चाहिए? तो राजीव जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा राजीव जी कि आज का हमारा जो डिस्कशन है वो किसी व्यक्ति या किसी देश या किसी समाज के प्रति किसी भी प्रकार के दुराग्रह से ग्रसित नहीं है। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे आधारित है। दूसरे लोगों के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। बहुत बिल्कुल बड़ा ठीक है। देश है और बहुत बड़े देश में तरह-तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं। जी, जी, जी। अब आपका जो सवाल है कि किस-किस चीज़ के बारे में हमें थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए यहाँ आने से पहले? जी, मेरे हिसाब से जैसे कुछ जी, तो कानूनी चीज़ें हैं, कुछ जी। सेहत की चीज़ें हैं। जी, 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 मैं समझ गया। जी, तो तो पहला सबसे ज़रूरी जो बात है, वो है कि इस देश में आने से पहले अच्छा हो कि आप कार चलाना सीख लें भारत में, अगर आप भारत से आ रहे हैं तो। क्योंकि यहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो उस तरह का नहीं है जिस तरह की इंडिया में है। उसका एक कारण पॉपुलेशन है, उसका दूसरा कारण ये भी है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जहाँ यूरोप ने और बाकी कई कंट्रीज़ ने अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे ध्यान दिया, अमेरिका ने उसी समय में अपने हाईवेज़ बनाए। तो उस हाईवेज़ बनने के साथ जो कार इंडस्ट्री है, कार लॉबी कहें हम, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो ही है देश में, उसके कारण से पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा नहीं है। जी, जी। तो अगर बच्चों को या किसी व्यक्ति को जो यहाँ आ रहा है, उसको कार चलानी नहीं आती है, तो फिर वो उसको यहाँ आके सीखनी पड़ेगी। उसके बिना वो कहीं जा नहीं सकता, शॉपिंग के लिए नहीं जा सकता, काम पे नहीं जा सकता, यूनिवर्सिटी में कहीं नहीं जा सकता। सर, मुझे और भी जाना होता है तो मेरे को जी, लेना पड़ता है। टैक्सी में जाएँगे तो बहुत महँगा है। जी, अगर बस सर्विस का वेट करेंगे, तो वो कई-कई घंटे में एक बस है, जी, तो वो कठिन है। दूसरा,
अगर आप यहाँ के सीखने की बात करेंगे, तो सिखाने के लिए हैं स्कूल्स, जैसे इंडिया में है ऐसे यहाँ भी हैं, पर उनके जो चार्जेस हैं वो रफली 45 से लेके $60 पर आवर तक के हैं। लेकिन डॉक्टर साहब एक छोटा सा सवाल है कि जी। यहाँ पर लेफ्ट हैंड ड्राइव है और इंडिया में राइट हैंड ड्राइव है, हम्म। उसको कोप अप अगर वहां पर ड्राइविंग सीख के भी आया तो उसका कितना फर्क पड़ता है? तो राजेश जी, जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ड्राइव का सवाल है वो तो है ही, पर यहाँ आके भी कुछ क्लासेस हमें लेनी पड़ेंगी उसको कोप अप करने के लिए। पर मान लो एक तरफ आपने 20 क्लास ली तो आपके $1200 चले गए। एक आप सिर्फ 5 क्लास ले ली या 2 ले ली या 3 ले ली 1-1 घंटे की, तो आप थोड़ा-सा उसमें सेव कर लेते हैं पैसा, जी जी जी। और और समय भी सेव करते हैं। डॉक्टर साहब ठीक लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस? है। जी, तो ड्राइविंग लाइसेंस एक अलग दूसरा इश्यू है। यहाँ पे अगर आपके पास इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस है या आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेके आए हैं, तो इंडिया का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो कोई मान्य नहीं है यहाँ पे। नहीं सर, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस में लाया था, वो जी, कहते हैं जी, कि थोड़ा सा जी, मान्य हो। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर या आप 3-4 महीने गाड़ी चला सकते हैं। वो इसी तरह है कि आप उस टाइम में, उस ड्यूरेशन में आप अपना बनवा लें। जी उसके लिए टेस्ट है, पहले एक लर्नर का टेस्ट है, वो सब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। आप वहाँ जाएँगे, तो भारत की तरह वो भीड़-भड़क्के वाला काम नहीं है। आप जी। एक अपॉइंटमेंट लेके जाएँ, वहाँ एक स्क्रीन के आगे बिठा देंगे आपको, 20, 30, 25 सब क्वेश्चंस होते हैं, वो कर लें। उसके बाद फिर वो करने के बाद आपको थोड़ा समय दिया जाता है कि भई आप सीख लें, उसके बाद आप फाइनल टेस्ट कर लें, ड्राइविंग ओके टेस्ट है जो, ठीक है। ओके। तो अगर आप उसमें पास हो जाते हैं तो वो आपको दे देगा, नहीं पास होते तो नहीं देगा। जी, तो बड़ा दोबारा का सिंपल। क्या है? दोबारा का सिस्टम क्या है? हाँ, दोबारा-तिबारा 10 बार दो आप, उससे कोई अच्छा। हर बार का $20-30 का फीस है वो, जो भी है, और ओके। उसके बाद आप जब पास हो जाएँगे तो आप चला सकते अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और बताइए कि हैं। जैसे मैं जी। आया था, हुँ। तो मैं एक अपनी 4 महीने की इंश्योरेंस करवा के आ गया था। उसके अलावा भी बाकी क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जो आदमी को तो हमेशा लाने चाहिए? तो वो तो आप हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं ना? जी, जी। हाँ, तो पहले ड्राइविंग वाली ज़रा-सी और मैं आपको ओके, बता दूँ। ओके, ओके। तो ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए आपको कार लेके जानी पड़ती है, ओके, और कार लेके जाने के लिए आपके पास कार का इंश्योरेंस होना चाहिए। ओके, तो कार का इंश्योरेंस पहले बाय करते हैं आप, और कार अगर बाय की है तो ठीक है, नहीं तो रेंटल भी ले जाएँ आप, और फिर आपको वो इंश्योरेंस मिलता है। अच्छा रेंटल ले जाते हैं। सबस हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, जैसे भारत में है, आपने दिल्ली में लाइसेंस ले लिया तो पंजाब में आप चला सकते हैं, जी, या हरियाणा में चला सकते हैं, या किसी भी देश के किसी हिस्से में चले जाएँ, तो कोई दिक्कत नहीं है उस लाइसेंस से। यहाँ पे हर स्टेट अपना लाइसेंस देती है आपको। अच्छा, जी, तो जैसे मैं सिएटल में रहता था, वॉशिंगटन स्टेट में, मैं वहाँ से यहाँ पे आया मिनियापोलिस में, तो मुझे दूसरा टेस्ट देना पड़ा, दोबारा से सब बैक टू स्क्वायर वन। अच्छा ऐसा है। जी, तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि जो हमारी स्टेट्स हैं, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। तो हमारी जो स्टेट है, उसका वॉशिंगटन स्टेट के साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है कि हम आपके इस डॉक्यूमेंट को ऑनर करेंगे। ओके, तो अलग-अलग स्टेट्स के यहाँ पे अपना-अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, अलग स्टेट का अपना झंडा है, वो यूनाइटेड स्टेट्स हैं, इकट्ठी होके स्टेट्स कुछ एक देश है। ओके, उसके कंपैरिज़न में भारत में आप एक जगह बनवा लीजिए कहीं भी, तो पूरे देश में वो चलता है। ओके। ये अब आज अब हम दूसरा इश्यू आपने उठाया, हेल्थ इंश्योरेंस का। जी, तो एडवाइजेबल यही है कि आप वहाँ से आएँ तो हेल्थ इंश्योरेंस लेके आएँ। हेल्थ का जो है वो बहुत महँगा है, मतलब वो हुँ, हुँ। इनटॉलरेबली महँगा है। अ, मेरा सिएटल में एक बार हाथ टूट गया आने के 10 दिन बाद ही। मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस मैं इंडिया से नहीं लेके आया था। तो लगभग $17,000 का बिल आया, ओह माय गॉड! जिसको आप
कंपेयर कर सकते हैं कि भारत में प्लास्टर लगाने का और हाथ जोड़ने का वो क्या होगा। तो इस इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, काफ़ी एक्सपेंसिव है वो। दूसरी बात, हेल्थ इंश्योरेंस के बिना यहाँ सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। आप वर्चुअली कर ही नहीं सकते सर्वाइव, क्योंकि आप जेब से तो बिल दे ही नहीं सकते। वो तो पूरी तनख्वाह तो आपकी उसमें चली जाएगी, और तनख्वाह भी छोड़िए, वो तो फिर आपका मतलब अगर घूमने आए बैंकरप्सी। तो वो खर्चा ही हाँ, उसी में निकल जाएगा। वो तो मतलब बैंकरप्ट होने वाली बात है। खर्चा तो छोड़ो आप, मतलब बहुत पैसा लग जाएगा। तो हम्म। आप वहां से लेके आए, और फिर यहाँ अगर आप स्टूडेंट हैं तो यूनिवर्सिटी में होता है हेल्थ इंश्योरेंस स्टूडेंट का। अगर आप जॉब में हैं तो जॉब वाले ऑफर करते हैं। तो यहाँ एक लॉ है कि 50 लोगों से बड़ा जो संस्थान है जॉब का, उसको कंपल्सरीली जॉब वो हेल्थ इंश्योरेंस ऑफर करना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा सवाल, जी। इंश्योरेंस कंपनी क्या ऐसी होनी चाहिए जो अमेरिका में हो, या उसका भी कोई नियम है ऐसा? अब किस चीज की कंपनी? मतलब मैंने मान लो इंडिया में इंश्योरेंस करवा ली, एलआईसी की जी हेल्थ जी इंश्योरेंस, तो जी क्या वो जी यहाँ जी पर वैलिड होगी? जी। सवाल ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे परेशान होते हैं। जी जी। इंडिया में कुछ लोग ऐसे इस तरह के इंश्योरेंस हमें बेच देते हैं, जो यहाँ आके वो चलते नहीं, उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता। मैं एक ऐसे इंश्योरेंस का शिकार हो चुका हूँ जब मैं शुरू में आया। तो वो उसका कोई लाभ होता नहीं है, वो कोई हॉस्पिटल कोई डॉक्टर उसको एक्सेप्ट नहीं करता, कोई फार्मेसी उसको एक्सेप्ट नहीं करती। तो वो आप उसको भी पैसे देते रहते हैं, और अलग से आप वो जो बिल आता है वो भी देते रहते हैं। तो वहां पे आपको कंफर्म करना चाहिए, उस जो जो एजेंट है या जो कंपनी है, उनसे आपको साफ बात करनी चाहिए कि आप बताइए अमेरिका में कहाँ कहाँ ये वैलिड है, और कितना लिमिट है इसकी वैलिडेशन की। ओके, अच्छा, एक क्योंकि सवाल आप और। डॉक्टर साहब, क्योंकि एक आप ये सवाल। मान के चलिए, कि मान लो एक आदमी आपको ये कहता है कि भाई ये 1 लाख रुपए तक आप इस पे कुछ करा सकते हैं। हम्म। तो 1 लाख रुपए तो $1200 हुए ना, जी। या $1000 हुए। तो $1000 में तो कुछ आएगा नहीं। हम्म। तो आपका 5 लाख का भी जो इंश्योरेंस है वो $5 लाख है, या 6,000 $6,000 है। तो $6,000 में भी कुछ नहीं होगा। अब जी। आप बीमार हो गए तो वो बहुत बिल आ जाएगा। तो लेकिन तो डॉक्टर साहब, आपको जी बोलिए बोलिए प्लीज। जी बताइए, जी बताइए, आप बताइए। मान लीजिए अब इंश्योरेंस यहाँ पर नहीं है, या वो ऐसी इंश्योरेंस ले आया, अब क्या सरकारी हॉस्पिटल्स का यहाँ क्या स्टेटस है? उस स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए, सरकारी और गैर सरकारी की कोई बात नहीं है, इंश्योरेंस तो आपको हर जगह चाहिए। जी। बिना इंश्योरेंस के अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो बिल आएगा आपके पास। ओके। पहली बात तो ये है कि वो आपसे पूछेंगे आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर क्या है। अब आप तो टूरिज्म के लिए आए हैं, या अब कुछ दिनों के लिए आए, तो सोशल सिक्योरिटी नंबर है नहीं, आपको मिल नहीं सकता। वो ऐसे ही है जैसे इंडिया में आधार कार्ड है, ठीक है? वो सेम सिमिलर पैटर्न पे है। तो वो नहीं है, तो वो पहली बात तो आपको टच नहीं करेंगे। ओहो। भाई बिल कौन देगा आपका? जब हम्म। आपका आप तो यहाँ के वासी ही नहीं है, ना आपका कार्ड है, ना आपके पास इंश्योरेंस है। तो फिर आप अगर इमरजेंसी में जाते हैं यहाँ पे, तो फिर आपको वो कोई कुछ नहीं पूछेंगे, पहले आपका इलाज करेंगे। क्योंकि वो लाइफ थ्रेटनिंग है, अगर कुछ ऐसा तो वो पहले इलाज करेंगे, बाद में होगा फैसला। पर अगर आप सिंपल छोटे मोटे उसके लिए गए हैं, तो फिर वो तो आपसे पूछेंगे कि भाई कौन पे करेगा, आपके साथ कोई यहाँ का सिटीजन है, रेजिडेंट है, वो को साइन करेगा उस पे पेपर पे कि भाई मैं जिम्मेवार हूँ इसका, तब फिर वो जाके शुरू। ओके ओके। जी जी। तो हेल्थ इंश्योरेंस के बिना आना अपने आप को बहुत बड़े जोखिम में डालने वाली बात है यहाँ पे। लेकिन डॉक्टर साहब, मुझे तो ये लगता है कि ज्यादातर अभी भी बिना इंश्योरेंस के ही आते हैं यहाँ पर, हेल्थ इंश्योरेंस के। अब देखिए, रिस्क तो सब भाई, लोग अगर लेते ही अमीरों की लेते बात हैं। छोड़ दी जाए, लेकिन देखो, भारत तो गरीबों का और माने अभी भी बहुत विकासशील देश है। तो वहां पर बच्चे डॉक्टर साहब गाँव से भी आते हैं, वो मेधावी होते हैं, काफी इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन उनका जो रहन सहन पालन पोषण है वो इंडियन हिंदी कल्चर में या क्षेत्रीय भाषा के कल्चर में होता है। तो जी। उनके लिए यहाँ पर माने कैसा, उनको क्या करना चाहिए?
उनको कैसा फील देखिए, होता जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, वो तो जैसे ही वो आएँगे इंडिया में ही जो यहाँ की यूनिवर्सिटी उनको पूरा लिटरेचर भेजती है, ईमेल करती है, उसी में उनको बता दिया गया होता है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस बाय करना है। और पहली फीस के साथ ही और हर फीस के साथ उनका वो इंश्योरेंस का पैसा यूनिवर्सिटी लेती है और वो वहीं पे इंश्योरेंस उनका हो जाता है। है? स्टूडेंट इंश्योरेंस है वो सबका होता है। और असली मुद्दा वो है जब आप या तो घूमने आए हैं हाँ जी। या आप जॉब पे आए हैं और या आप ग्रीन कार्ड पे आए हैं मान लो। या पत्रकार आए हैं मेरी तरह। अब वो तो पत्रकार आए आप मतलब अगर आप नॉन इमिग्रेंट वीजा पे हैं जी। तो वो तो सब एक से ही है ना। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो नॉन इमिग्रेंट वीजा पे आपको लेके आना चाहिए। अच्छा, अब आपको नहीं लाया डॉक्टर हुँ, साहब हुँ, और यहाँ पर उसको चोट लग गई और उसके पास कोई लोकल हुँ। गार्जियन भी नहीं है जो उसकी गारंटी दे दे। उस स्टेज जी। पे क्या होगा? ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो उस स्टेज पे क्या होगा? उस स्टेज पे फिर वो आपको मतलब परेशानी होगी। अगर तो लाइफ थ्रेटनिंग है तो इमरजेंसी में आपका इलाज होगा। तो उसके पैसे फिर भी माँगेंगे वो? अरे! पैसे तो बिल तो आएगा ना सर। जो देखिए अमेरिका में आने से पहले अपने दिमाग से इस कॉन्सेप्ट को निकाल दीजिए कि दुनिया में कुछ भी फ्री है। ओके। वो सिर्फ भारत में है। वो महान देश है हमारा, वहाँ पे आपके लाखों लोग हॉस्पिटल जाते हैं और फ्री मिल रहा है सब कुछ। जी, जी। हालाँकि वो उसको एप्रिशिएट नहीं करते, बहुत से लोग उसको भी गालियाँ देते हैं, पर ऐसा कहीं नहीं है दुनिया में। आप यहाँ पे किसी छोटे से छोटे काम के लिए हॉस्पिटल जाएँगे तो उसका बिल आएगा आपके पास। अब सवाल ये है कि बिल आप देंगे या आपका इंश्योरेंस कंपनी देगा। हुँ, हुँ, हुँ। फ्री कुछ भी नहीं है। अगर आप डॉक्टर से बात करते हैं 5 मिनट, उसका भी वो $327 का बिल भेजता है मेरे को। और डॉक्टर साहब अगर मान लो मेरा बिल आ गया 10,000 का डॉलर का और हाँ। मेरे पास नहीं है तो उस इसमें क्या होगा? नहीं, उसपे फिर ये होगा कि या तो आप बैंकरप्ट हो जाएँगे। अच्छा। पहली बात तो ये वो 10,000 का बिल पहुँचने ही नहीं देंगे। वो आपको वहीं पे बता देंगे कि सर आपका कोई बिल देने वाला नहीं है, तो आप अपनी एम्बेसी को कॉन्टैक्ट कर लीजिए, फ़ोन कर लीजिए। आप अपनी गवर्नमेंट को फ़ोन कर लीजिए, आप कैसे आए हैं देख लीजिए, आप अपने देश से पैसा मँगा लीजिए, आप प्रॉब्लम में हैं। तो बड़ा ओके। पोलाइटली वो आपको बता देंगे। ठीक पर है। अगर आपकी लाइफ़ थ्रेटनिंग है, तो वो इलाज करेंगे आप। अच्छा डॉक्टर साहब इसी से जुड़ा एक सवाल हो रहा है जी, कि यहाँ पर जो जेनेरिक मेडिसिन्स है यानी कि जो जनरल मेडिसिन्स हैं, सिर दर्द की, पेट दर्द की, खाँसी, जुकाम, बुखार की, ये तो मिल जी, जाती है जनरल स्टोर्स पे, ठीक है जी। जी। हुँ, अब डॉक्टर साहब मान लीजिए किसी को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या थायराइड की है या यूरिक एसिड की है, वो दवाई यहाँ नहीं मिलती। देखिए, ऐसा है मैं आपकी बात समझ गया। देखो, ऐसा है राजीव जी, यहाँ पे बड़ा क्लियर कट सिस्टम है। जी, भारत में तो हम केमिस्ट के पास जाते हैं और उसको कहते हैं हालाँकि लॉ तो वहाँ भी नहीं लॉ तो वहाँ भी यही है कि प्रिस्क्रिप्शन के बिना दवाई नहीं मिलनी चाहिए, जी, पर मानता नहीं कोई। तो यहाँ पे वो मानते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगी नहीं वो दवाई। जी। आप डॉक्टर के पास जाएँगे, वो दवाई प्रिस्क्राइब करेगा, आपको वो पर्ची देता ही नहीं कुछ भी। आपसे पूछेगा आपका कौन है, किसके पास फार्मेसी क्या है? आप फार्मेसी का नाम बताओगे कि जी ये फार्मेसी है आपके एरिया में। जो भी है, आप जहाँ से वो फ्रीडम है आपकी, आप कहीं से लें। तो वो उस फार्मेसी के पास ईमेल पे भेज देगा आपका प्रिस्क्रिप्शन। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हुँ, तो हुँ। वो चला गया, आपके हाथ में कुछ नहीं है। आप उस फार्मेसी पे जाओगे, तो वहाँ एक विंडो है जिसपे लिखा है पिकअप, उस पिकअप पे जाओगे, अपना नाम बताओगे, वो ऑलरेडी उन्होंने पैकेट बना के रखा हुआ है आपके नाम का। आप उसको ओके। दवाई लो, आपका अगर उस प्रिस्क्रिप्शन की दवाई का खर्चा इंश्योरेंस पे जाना है, तो वो आपसे कुछ नहीं लेगा और अच्छा। अगर आपने देना है, तो वो आप पेमेंट करोगे वहाँ पे। ओके, ओके। दूसरी तरह की वो दवाइयाँ हैं, जो कि शेल्फ पे रखी हुई हैं। जी, और आप खुद जाके उनको चूज़ करके पिकअप कर सकते हैं। वो पिकअप कर तो सकते वो नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं, उसको जी, आप आराम से कभी भी कहीं भी ले सकते हो। जी, जी, जी। पर हाँ, अगर आप ये कोशिश करो यहाँ पे कि भई मैं उस सिस्टम को तोड़ के और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग किसी से ले लूँगा, वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है।
ऑलमोस्ट। तो आपकी बात से तो ये लगता है कि डॉक्टर साहब यहाँ पर कानून सर्वोपरि है, बिल्कुल, चाहे वो व्यक्ति हो, स्टोर हो, कोई भी हो, वो पूरी तरीके से उसको कोई मानना। भी है, कोई भी तो है। मतलब हमें ये मान कर चलना चाहिए कि जो हमारा इंडिया में कल्चर है, जो इंडिया में मैं सब कुछ है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो यहाँ पर वजूद में नहीं है। देखिए राजीव जी, उसको आप इस तरह समझिए, ये सबसे बड़ा शौक यही लगता है कि ओके। भारत में हमें पता है कि मैं रॉन्ग साइड पे कार चला रहा हूँ। बचने के रास्ते हैं वहाँ। नहीं, सुनो ना, वहां मुझे पता है, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, जॉब हम्म। करता हूँ, मुझे पता है। मैं सोचता हूँ यार, ये 10 फीट 15 फीट 100 फीट अगर तू रॉन्ग साइड से ले जाए तो तेरा घर है सामने, हम्म। अदरवाइज तेरे को 2 मील का चक्कर काट के आना पड़ेगा यू टर्न लेके। तो मैं वहां से चला जाता हूँ और कोई कुछ नहीं कहता। जी। और अगर मान लो कोई लॉ एनफोर्समेंट का आदमी आ भी गया तो मैं उसको कहूंगा, भाई मेरा ये घर है सामने, क्या करूं बता। वो हम्म। मान लेगा कि अच्छा भाई साहब कोई बात नहीं। तो यहाँ पे वो कोई बात नहीं वाली बात है ही नहीं। ओके। यहाँ पे वो कोई बात नहीं है ही नहीं, बस गायब है वो एक सिरे से। वो 100% उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन करवाएगा आपसे, उसके कौमे का भी इम्प्लीमेंटेशन करवाएगा, फुल स्टॉप का भी करवाएगा। जी। तो आप इस बात को अपने दिमाग से पूरी तरह निकाल के आए कि भाई कानून का मतलब ये होता है कि कभी कभी उसको डिफाई कर दो। अमेरिका में ये पॉसिबल नहीं है, किसी भी चीज के लिए पॉसिबल नहीं है। यहाँ वो जो इंडिया में ये कल्चर है ना कि तू मुझे जानता नहीं मैं कौन हूँ, हम्म। यहाँ यहाँ चलती है तो सिर्फ एक ही आदमी की चलती है और उसका नाम है पुलिस। अच्छा। हाँ, वो इस तरह नहीं है कि भाई आप एमपी से फोन करवा दो या उससे कोई फोन करेगा नहीं पहली बात तो, हम्म। और करेगा तो वो उसको भी बुला लाएंगे कि अच्छा भाई तू भी आया। अच्छा जी। हाँ, तो वो थोड़ा मुश्किल है यहाँ। तो इसका कोई लाइव उदाहरण आप दे सकते हैं क्या? नहीं, उसका लाइव उदाहरण ये देख लो ना जी कि यहाँ पे पुलिस में, जैसे मैं जिस सिटी में रहता हूँ उस हम्म। सिटी में, उसके मैं साइट पे गया एक दिन तो मैंने देखा 56 ऑफिसर हैं, पुलिस ऑफिसर, जो पूरी सिटी को कंट्रोल करते हैं। सिर्फ 56? हाँ जी। और तो पॉपुलेशन कितनी है तो सर? ना कोई प्रिटी गुड सिटी, मतलब लगा लो आप 50-60 हजार लोग रहते होंगे, ज्यादा भी हो, मेरे को पता नहीं मतलब एग्जैक्ट। 1000 आदमी पे एक पुलिस वाला है लगभग? इस तरह है ही नहीं बात ना, इस तरह है हम्म। नहीं। हो सकता है 10 लाख के ऊपर भी 200 लोग हों बस। अच्छा अच्छा। ठीक। तो होता क्या है, बात यहाँ वो ग्रेडेशन जो अपने यहाँ है कि भाई एक सिपाही है, फिर एक हवलदार है, फिर एक वो एसआई है, फिर एएसआई है, जो भी बना रखा है हमने सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम, हम्म। वो नहीं है यहाँ। जी जो आदमी है वो एक पुलिस ऑफिसर है, जी। बस वो ऑफिसर है। तो वो पूरी तरह से वेल वर्स्ड है, कंप्यूटर भी आता है उसको, कार में कंप्यूटर है उसके, कार में हर सिस्टम फिट है उसके, उसके उसकी बैक एंड वर्दी कॉल, में कैमरा भी लगा होता है, रिकॉर्डर्स? कैमरा भी लगा हुआ है, सब कुछ है उसके पास। जी। हर तरह का साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट उसकी कमांड पे है, उसकी कार पे है। ठीक है। ओके। और गन भी है, और उसकी सहायता के लिए ऊपर हेलीकॉप्टर भी है ओके। पुलिस का। तो वो सब कुछ उसकी कमांड पे चल रहा है, और वो वही डिसीजन ले देगा। हम्म। अच्छा, फिर जैसे अपने वहां है कि भाई वो शख्स जो था अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गया, जी। पढ़ते पढ़ते थे ना ये खबरें हम, अखबारों में बहुत पढ़ा है। कि भाई वो शख्स भाग गया, वो शख्स हर बार भाग जाता है वो। हाँ तो हाँ। यहाँ वो शख्स जो है भाग नहीं सकता। वो शख्स या तो वो शख्स रहेगा या वो पुलिस वाला रहेगा, दोनों में से एक मरेगा। अच्छा जी। हाँ, ये तो है। तो ये है परेशानी। ओके तो ओके। अदरवाइज तो कंट्रोल नहीं होगा फिर ये देश। इस देश में आप इस तरह देखिए ना कि यहाँ पे सारी दुनिया के हर देश से अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से लोग आए हुए हैं। हम्म। कोई वायलेंट है, कोई अहिंसावादी है, कोई नॉन वायलेंट है, कोई कैसा है, कोई किसी कल्चर से आया है, कोई अफ्रीका में शेर पकड़ता था, कोई हमारे जैसा है जो बिल्ली से भी डरता है। तो वो हम्म। अलग अलग कल्चर के लोग हैं ना जी। जी जी जी। तो पूरा देश ही मिक्सचर है एक तरह का। हम्म। तो उन सबको कैसे कंट्रोल करोगे आप तो अगर लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं होगा तो। डॉक्टर साहब ये बताइए कि अगर मान लीजिए कोई घूमने आ रहा है
तो उसको कितने पैसे लाने चाहिए, वो इंडियन करेंसी कितनी ला सकता है? ये तो ये बड़ा ही पर्सनल सवाल है। ये तो डिपेंड करता नहीं है नहीं किसके पास नहीं नहीं, कितने पैसे। समझे, जैसे आपसे एक बार बात हुई थी तो आपने कहा कि जब मेरा ब्रदर यहाँ आया था तो उस वक्त वो जी। इंडिया से $50 ला सकता था। अरे होता क्या है, देखिए, उस समय 80s में, मैं आपको बता रहा हूँ, 80 के दशक में हमारे जैसे परिवारों के पास पैसे होते नहीं थे। जी भारत सरकार के पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं होता था। जी। कोई भी विदेश जा रहा है आदमी, तो आप एयरपोर्ट पे से $50 दे सकते थे, ओके। बस। तो आप हम्म। अपने इंडियन करेंसी ले जाओ एयरपोर्ट पे, वो पासपोर्ट देख के $50 दे देंगे। अब जब है ही नहीं, देश पे ही नहीं था, तो क्या करोगे आप? जी। जिसकी लिमिट अब $10,000 है, उस समय वो लिमिट $50 थी। तो वैसे डॉक्टर साहब, अमेरिका को, पूरे अमेरिका को आप एक बारी में तो घूम ही नहीं सकते, बहुत बड़ा देश है, भारत से लगभग बहुत 8 बड़ा। गुना है। जी। तो मतलब अमेरिका कितना एक्सपेंसिव है यहाँ पर रहना, खाना, घूमना, ट्रांसपोर्ट वगैरह, इसके ऊपर थोड़ा सा अगर प्रकाश डालें तो? देखिए राजीव जी, अमेरिका घूमने के लिए थोड़ा सा महंगा है देश है। जी जिस थोड़ा सा महंगा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह की आदतें हम लोगों को हैं भारत में, कि भाई एक ट्रेन में आप बैठ गए, दिल्ली से बैठे और कन्याकुमारी तक चले गए, ₹2,000 का टिकट आ गया, 1600 का आ गया, पांच कितना, मतलब वो इतना हम्म। नेग्लिजिबल मनी होता है। नहीं, अब तो मोदी ने ये बहुत महंगाई कर दी है जी, अब तो बहुत महंगाई। चलो उसके कंपैरिजन में वो जो महंगाई है उसको आप डॉलर्स में कर लो फिर। हम्म। आपका तो रुपया है, हमारा यहाँ का डॉलर है। तो वो जब आप इंडियन उसमें कैलकुलेट करते हो, तो वो फिर आंखें फटी की फटी तो रह धुआं जाती निकल जाता है। है। हाँ। तो वो, पर ये है कि क्वालिटी आपको देंगे वो, आपका बस जो है वो बढ़िया होगा, सारा कुछ होगा उसमें, पर पैसा तो लगता है। जी तो जी जी। वो फ्री का जो घूमना है वो आनंद तो नहीं है। और हर चीज थोड़ी महंगी है, हम्म। इतना सस्ता, बस लेकिन फूड सस्ता है। फूड तो बहुत सस्ता है जी, फूड तो बहुत फूड सस्ता सस्ता है और अबंडेंस में है। है। मतलब आप एक आदमी को खाना, वो हमारे जैसे 3 आदमी खा लें उसको, बिल्कुल ठीक तो बात है सर। एक भर के वो ले आते हैं उसको। और वो अबंडेंस है, मतलब बहुत ज्यादा है। तो अमेरिकन जो है वो बाय नेचर बड़ी चीजों में विश्वास करते हैं, बिग, एवरीथिंग इज बिग। ओके। तो वैसे डॉक्टर साहब एक बात और भी है कि अमेरिका में फूड के अलावा जो बेवरेजेस हैं जैसे बियर, विस्की वगैरह, ये भी इंडिया से सस्ती है यहाँ? ऐसा क्यों है? अब मेरा उन उन चीज़ों के बारे में कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। पर वो मेरे को पता नहीं है उनके प्राइसेस ज़्यादा, और इंडिया के भी नहीं पता है। तो उस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। ओके ओके। जी। और डॉक्टर साहब इसके अलावा ये बताइए कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे जो लोग आते हैं उनको वो नहीं करनी जी, चाहिए। डूज एंड डोंट्स के ऊपर अगर हम बात वो करें। हम बात कर लें थोड़ी। जी जी जी, वही मैं पूछने जा रहा तो था आपसे। सबसे पहला बात है कि भारत में हम जैसे बात करते-करते किसी के कंधे पे हाथ रख देते हैं, कुछ कर देते हैं, ऐसा टच कर देते हैं। अब वो यहाँ पे नहीं करना है बिल्कुल भी। जी अमेरिकन्स बिल्कुल नहीं चाहते कि आप उनको टच करें। जी। अच्छा। उनका रिएक्शन काफ़ी खराब हो सकता है उसको लेके। जी। तो उनको स्पेस चाहिए। आप दूर से बात करिए जो भी करना है, ठीक है? हम्म। दूसरी बात, मैं ये नोटिस कर रहा हूँ और मैंने किसी बुक में भी पढ़ा यहाँ पे, तो ऑन एन एवरेज जो अटेंशन है, आपके पास 3-4 सेकंड है। अगर आप उस 3-4 सेकंड में उस आदमी की अटेंशन अपनी बात से अपनी तरफ कर सकते हो, तो वो बात करेगा आपसे। अच्छा। अगर आप प्रस्ताव लिखना शुरू कर दो, कहानी, तो जैसे हम, जैसे यहाँ पे हाउ आर यू का मतलब हाउ आर यू ही है बस, ओके। उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे नहीं है वो। नहीं, जैसे अब मान लो हम भारत में किसी का भी तेरा क्या हाल है, वो तो कहानी सुना रहे थे। सारा हाल बताएगा हाँ कि हाँ। भाई हम वो तीज ही पे है। गया था, लड़की के घर गया था, वहां से आया, अब ये किया, वो बताएगा ना। जी। यहाँ पे हाउ आर यू का मतलब हाउ आर यू है। फाइन।
बस दैट्स ऑल। कुछ नहीं है। हाँ, जी। फाइन या हाउ आर यू, उसका हम्म, कोई मायना नहीं है। तो एक बात हमें ये ध्यान रखनी चाहिए। दूसरा, जो यहाँ पे स्त्री और पुरुष बराबर हैं पूरी तरह से। हाँ, इसके ऊपर। हाँ, तो जी। आप अगर इस तरह सोचें कि भाई इस तरह की जो नाइस्टीज दिखाएं, उनकी कोई समाज में जगह है नहीं अब। ओके। तो मेरे साथ एक पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि मैं नया नया पहली मेरी जॉब थी, तो एक मीटिंग में था मैं। वहां पे मेरी बॉस जो थी वो एक स्त्री थी। जी। तो मैं ऐसा, मीटिंग टेबल थी राउंड सी, तो मीटिंग खत्म हो गई, उठ गए सब। तो जी। मैं डोर के पास था, तो मैंने उठ के वो डोर खोला कि मेरी बॉस पहले चली जाए और फिर ओके। मैं चला जाऊं पीछे। तो हमें तो यही, हमारी कल्चर भी यही सिखाया ना इंडिया में कि भाई जी। इस जी। तरह जी। करो, आप जी। जी। सम्मान करो। तो उसको बुरा लगी ये बात। उसने मुझे बाद में बुला के कहा कि भाई हम ये सब बहुत पहले छोड़ चुके हैं। अच्छा। मैंने कहा क्या छोड़ चुके हो आप? तो कहते ये जो है ना, ये आई एम लाइक यू, ओके। कोई डिफरेंस नहीं है, मैं अपना दरवाजा खुद खोल सकती हूँ। तो मैंने हम्म। कहा, फिर मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि देखो पहले लोग, मतलब लोग हमारे प्रति ऐसी नाइस्टीज दिखाते थे, फिर हमें मिसयूज करते थे, ऐसा होता था। ओके। तो अब हम उन नाइस्टीज से बाहर आ गए। मेरे पास अपने घर की चाबी है, पति के पास अपने घर की चाबी है, बच्चों पे अपनी चाबी है। हर आदमी इंडिपेंडेंट है पूरी तरह से। अच्छा। किसी को किसी का एहसान का जरूरत नहीं और है। मैंने देखा है यहाँ पर डॉक्टर साहब सब नाम से बुलाते हैं, कोई मैडम सर का कल्चर नहीं है। हाँ, वो है टीयर नहीं। नहीं है यहाँ पर, नौकर नहीं रखते, कुछ भी नहीं है नहीं, ऐसा। नौकर तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, कैसे करोगे? पैसा जी। बहुत लगता है ना। यहाँ मिनिमम तो वेजेस का भी कानूनी पूरा हाँ, मिनिमम आपको। वेजेस भी दोगे, फिर आप उसको इंश्योरेंस भी दोगे, फिर कई कुछ देना पड़ेगा। जी। और वो सिक लीव भी दोगे, सब कुछ दोगे। तो डॉक्टर साहब आपके घर पे भी सारे काम खुद लोग करते हो या मेड वेड रखी हुई है आपने? नहीं, इंडिया खुद में तो करना मेड के पड़ता है बगैर गुजारा ही नहीं है। सर। यहाँ मेड आप अफोर्ड नहीं कर सकते सर। तो आप कोई नहीं अच्छा। कर सकते। हाँ, आप अच्छा। कैसे अच्छा। करोगे अफोर्ड? वो तो कल उसमें फोटो आई हुई थी कि शिकागो में वो हमारे जो एक्स प्रेसिडेंट हैं, वो भी अपनी वॉलमार्ट पे और किसी दुकान पे शॉपिंग करके आ रहे थे उसी तो तरह। लेकिन डॉक्टर साहब जो फिर पैसे वाले इंडिया वाले आते हैं उनके लिए तो हाँ, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, अगर उनको यहाँ पर रहना है वो कैसे काम करेंगे? उनको तो गिलास भी उठाना नहीं आता। हाँ, तो फिर वो ना रहे हैं। अच्छा। एक आए थे मेरे पास मित्र, मेरे दिल्ली से, मॉडल टाउन से। वहाँ अच्छा। मॉडल टाउन में उनका 1,000 गज की कोठी है। अब नाम तो क्या लें, तो वो तो एक हफ्ते में दुखी हो गए। गुप्ता जी होंगे कोई ना कोई, ये तो तय है। अब चलिए वो तो छोड़िए, पर वो एक हफ्ते में बहुत दुखी हो गए कि बोला यार ये अच्छा। कैसा देश है, तुम कैसे रहे हो यहाँ अच्छा। पे। लौट गए वापस। हम्म। तो वो तो, अब देखो, आप अडेप्ट कर सकते हो तो रहो, आप हम्म। नहीं कर सकते तो कोई आपको जबरदस्ती तो यहाँ रख नहीं रहा है। आप अपनी मर्जी से आते हैं और मर्जी से जाते हैं। तीसरी बात जो यहाँ के बारे में आपको जान लेनी चाहिए कि ये एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी है। जी। अंग्रेजी बोलना, पढ़ना, लिखना सीख के आए। अरे डॉक्टर साहब वो तो सीख के आ गए, लेकिन इनका तो जो एक्सेंट ही समझ में नहीं आता। ये मेरे को आपसे सवाल करना था, उसका कैसे करेंगे काम, ये तो बताइए हाँ, डॉक्टर साहब। वो थोड़ा सीख के आए। वो देखिए, मैं बताता हूँ आपको कि सर यहाँ अगर पर जो आप, सर जो यहाँ पर अफ्रीका से आए हुए हैं, या मतलब जो वो लोग हैं, उनका एक्सेंट अलग किस्म का है। जी यूरोपियंस का अलग है, अमेरिकन का अलग है, और हमारे एशियंस का अलग है। जी, तो डॉक्टर साहब जैसे मेरे को इंटरेक्ट करना पड़ता है, मेरे को तो कई बार एक वर्ड भी समझ में नहीं आता। ऐसे में देखो, क्या करे आदमी? आप इसको इस तरह समझो, जब हम अपने एंशियंट इंडिया की पढ़ते हैं ना, कि जी। हमारे यहाँ पे एक नालंदा विश्वविद्यालय था, उसमें दुनिया के अलग अलग देशों से चीनी भी आते थे पढ़ने। तो वो क्या करते थे? वो सारे आके संस्कृत सीख लेते थे, पाली सीख लेते थे, हाँ जो जी। हाँ भाषा जी। थी। हम्म। वही बात यहाँ के लिए है। देश की एक भाषा है, वो अंग्रेजी है। अब अंग्रेजी भाषा अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से बोली जाती है, और उस बात को ये लोग समझते हैं अच्छी तरह से। जी। उनको कोई, मैंने एक 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 इंटरव्यू में मैंने उनको कहा कि थोड़ा मेरा जो प्रोनाउंसिएशन है वो डिफरेंट है, या
तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो मतलब आपको कम से कम इंग्लिश आती तो है, हमें तो हिंदी आती भी नहीं है। आती भी नहीं है, ठीक बात है। तो वो तो समझते हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपको कोई रिडिक्यूल करेंगे या आपको जी छोटा दिखाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। जी वो जी। बल्कि आपको हेल्प करेंगे उसको समझने में। और जो जिस तरह की बदतमीजी हम सोचते हैं कि कोई हमारे साथ करेगा, कुछ भी वो नहीं है यहाँ ऐसा। नहीं है, मतलब भाषा की जीरो। इतनी दिक्कत नहीं है यहाँ पर, अगर देखा जाए। नहीं, भाषा की दिक्कत होगी, आपको भाषा की दिक्कत आएगी। आप मार्केट जाएंगे तो आपको समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा है ये। हम्म। आप बात कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट में दिक्कत आती है। जी। क्योंकि यहाँ पे भारत में तो ये है ना कि आपने कहा भाई मेरे को ये दे दे, ये समोसा और छोले, तो वो समोसा और छोले दे देगा डाल के आपको। यहाँ पे वो आपसे कहेगा मिर्च कितनी डालूं, प्याज डालूं कि ना डालूं, धनिया डालूं कि नहीं डालूं, ये डालूं कि नहीं डालूं, वो 50 सवाल पूछेगा। बिल्कुल। है ना? अच्छा, वो शुरू में तो मैं तो उनसे इतना तंग हो गया उन सवालों से कि मैं उसको कहता भाई तेरे को कौन सी चीज अच्छी लगती है इनमें से? तो वो कहता है जी मैं तो ये खाता हूँ। तो मैं कहता बस जो तू तेरे को अच्छा लगेगा मेरे को भी वही लगेगा, तो अपना डॉक्टर साहब, मैं तो किसी के साथ गया था, वो हाँ मुझसे पूछने लगा कि भाई हाँ सबवे में गए, तो वो पूछने लगा। मैंने अपने साथी की तरफ देखा, मैंने कहा भाई बताना ही क्या पूछ रहा है मुझे। हाँ। मैंने कहा तो बस ये बोल दे मैं वेजिटेरियन हूँ, वो चीजें डाल दे उसमें। वो समस्या है एक, तो जी वो जी। धीरे धीरे आती है। ओके। और सबसे लास्ट में आता है आपको समझ यहाँ के गाने। ओके। गाने तो सबसे अंत में आते हैं ना, मुझे आज तक मतलब 50% से ज्यादा समझ नहीं आते। हम्म। तो वो क्योंकि जो भावना के स्तर पे जो शब्दावली है वो सबसे अंत में हमारा दिमाग रजिस्टर करता है। क्योंकि भावना के स्तर पे अभी भी आप भारत से जुड़े रहते हैं, जी। वही भावनाएं वही आपको ठीक लगती हैं, मतलब वही एक्सेप्ट करता है ब्रेन हमारा। पर वो धीरे 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 धीरे, अच्छा जो यंग बच्चे आते हैं वो जल्दी सीख जाते हैं। वो तो जाहिर सी बात है सर। हाँ जी। पर वो है थोड़ा सा डिफरेंट तो है ही, इसमें तो कोई हम्म। बात। अच्छा, स्लैंग तो बिल्कुल ही अलग है। अलग है। अब भाषा आपको अंग्रेजी आती भी हो तो स्लैंग तो ऐसे है ना, जैसे मान लो आपको हिंदी आती है, कोई अमेरिकन हिंदी के एमए करके और वो चला जाए हरियाणा के भिवानी में, जी। हिंदी तो आती है उसको, पर वो स्लैंग तो नहीं आता ना। पर कित जा रहा है वो थोड़ी ना हाँ, वो आता नहीं आता उसका, है। वो नहीं वो आता। नहीं आता उसका। तो वो हर हर देश में है ये बात, ये कोई हम्म। अमेरिका की ऐसा सच समस्या नहीं है। ये हम्म। तो हर देश में जहां भी आप जाओगे वहां ये सब तो होगा, जी। है ना? तो और तो कौन सी चीजें हैं, थोड़ा सा वो बताइए। मेरा दूसरा ये है कि आपको अपना जो क्रेडिट हिस्ट्री और क्रेडिट स्कोर है जी। उसको पूरा समझ लेना चाहिए यहाँ आने से पहले। तो वो मतलब वो एक ऐसी चीज है कि उसके बिना लगभग आप अपाहिज हो जाते जैसे हैं। क्रेडिट हिस्ट्री थोड़ा खुल के बताइए ना। आप जैसे यहाँ क्रेडिट कार्ड्स हैं आपके, वो इस बेसिस पे आपको देंगे कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, आपका स्कोर क्या है, क्रेडिट स्कोर क्या है। लेकिन सर यहाँ पर तो अकाउंट तो वही खोल सकता है जिसके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर है या कोई आईडी हाँ, है। तो मैं उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूँ जो मान लो सोशल सिक्योरिटी नंबर मिल गया आपको, ओके। उसके उसके बाद भी तो जीवन है ना। जी जी जी। तो आपको इंडिया में तो हम किस तरह करते हैं, इंडिया में भी अब वो सिविल क्या है वो शुरू तो हो गया है, पर वो अभी भी रिलैक्स्ड है काफी यहाँ। वो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ही उस हिसाब से आपको देना पड़ेगा जिस हिसाब से आपका स्कोर है। अच्छा अच्छा। आपने मान लो घर लेना है या कार खरीदनी है, तो मैं और आप दोनों वहां पे गए, एक ही दुकान है, वो आपको दे रहा है 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट, मेरे को दे रहा है 5%। अच्छा, सेम कार है। वो क्रेडिट स्कोर के बेस पर है। क्रेडिट स्कोर, आप मतलब क्रेडिट वर्दीनेस जो है कि भाई आप कितनी संभावना है कि आप हमारा पैसा लौटा देंगे, और समझ। कितनी संभावना है कि आप खा के भाग जाएंगे इसको। अच्छा, तो यहाँ भागते हैं खा के इंडिया की अरे तरह। भागते ही होंगे जब जब वो ऐसा उन्होंने कर रखा है तो अच्छा। भागते ही होंगे। हम्म। दूसरा, भागना संभव नहीं है यहाँ, क्योंकि अगर आप किसी का बिल नहीं देते, $20 का भी नहीं आपने दिया समय पे, तो वो कलेक्शन को दे देते हैं। अच्छा। तो कलेक्शन के लिए अलग से कंपनियां खुली हुई हैं,
वो उस डेप्ट को ही, उस कर्जे को ही खरीद लेती हैं, उस चीज को, और अच्छा। वो फिर आपके घर फोन करने शुरू करेगा। अच्छा, यहाँ पर भी है धमकी का राज। धमकी तो नहीं है, पर वो आपको पोलाइटली कहेगा कि सर आपने ये पे करना था, करिए आप। अच्छा, आप नहीं करते फिर भी, हम्म। तो फिर और तरीके हैं उनके पास। फिर वो अंत में आपका जो सोशल सिक्योरिटी नंबर है उसके ऊपर वो एंट्री कर देंगे उसकी। अच्छा। एक बार वो एंट्री आपकी हुई नहीं तो आपको देश में कोई बैंक में अकाउंट नहीं खुलेगा, ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे आप। कोई आपको क्रेडिट कार्ड नहीं देगा, कोई आपको घर का लोन नहीं देगा, कोई आपको नौकरी भी नहीं देगा। अच्छा। हाँ, तो आप नौकरी पे जाते हैं तो हर बार वो आपका चेक करते हैं सब कुछ। तो मतलब किसी भी शहर में जाएं, किसी भी राज्य हाँ, में जाएं। अच्छा। तो पूरे तो फिर अमेरिका में वो सोशल एक ही सिक्योरिटी है। नंबर फेडरल है और ड्राइविंग लाइसेंस स्टेट वाइज है। हाँ ये जी। ओके। जी। जैसे हम डूज और डोंट्स की बात कर रहे हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसी चीजें डॉक्टर साहब, जैसे मान लीजिए आप स्टोर में जा रहे हैं या जी। किसी भी जी। शॉप में जा रहे हैं, ठीक है। हाँ। मतलब जैसे मेरा छोटा सा अनुभव है कि मैं ये मल्टी प्रोडक्ट स्टोर में गया, क्रूगर या वॉलमार्ट बोल दो। तो जी। वहां क्या हुआ, मुझे एक चार्जिंग वायर लेनी थी डॉक्टर साहब, सुन रहे हैं आप। हाँ। 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 तो वो मैंने ली, पैकेट लाया काउंटर पे। काउंटर पे कोई 70-75 साल की लेडी थी, ओल्ड लेडी थी। तो मैंने कहा मैम आई वांट टू सी इट बिफोर आई बाय इट। तो वो डॉक्टर साहब उस डब्बी को खोलने लगी, वो डब्बी पे टेप इतनी सॉलिड थी उससे खुल नहीं रही थी। तो 1-1.5 मिनट मैंने वेट करी और फिर अपना हिंदुस्तानी अंदाज में मैंने बोला मे आई हेल्प यू। बोली यू प्लीज जस्ट बी क्वाइट देयर, दिस इज माय जॉब, आई हाँ। विल डू इट। जी। तो इसका तो क्या मतलब वो, है? इसका मतलब ये है कि आप यहाँ इस तरह नहीं कर सकते। जी। मान लो, अब इसका क्यों नहीं कर सकते उसका देखो आप। ये अमेरिका जो है हाईली लिटिगेटिंग सोसाइटी है। ओके। छोटी छोटी बात पे आपके ऊपर केस हो जाता है। अच्छा। तो मान लो आप उसको खोलने लगे, और खोलते खोलते आपने अपना नाखून तोड़ लिया, जी। या आपका हाथ कट गया, थोड़ा सा चोट लग गई आपको, आपकी उंगली में क्रैक आ गया, तो आप केस कर दोगे स्टोर पे ओके। कि मैंने खोला था तो इससे ये हो गया। तो फिर उस स्टोर को पूरा जीवन आपको पैसे देते रहना पड़ेगा। अच्छा। तो वो इस तरह की हर संभावनाओं को खत्म कर देंगे कि भाई आप मतलब खड़े रहिए, आप, लेट मी डू माय वर्क। तो यहाँ पर हर अमेरिकन इन चीजों से वाकिफ है, उसको सब हाँ, पता है। आप मान लो किसी आम आदमी, आम नॉर्मल घर गली सड़क वाला आदमी, जो कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा भी ना हो, आप उससे कोई सलाह मांगे, जैसे आप ये कहें हम्म। कि ये पेट दर्द है मुझे, और ये शेल्फ पे 3 तरह की दवाइयां हैं, इसमें से कौन सी अच्छी है? मैं तो अभी अभी भारत से आया हूँ, मुझे ज्यादा पता नहीं है, तो इनमें से कौन सी ठीक लगेगी? जी। तो इनवेरिएबली 99% उनका आंसर ये होगा कि सर अगर मैं आपकी जगह होता तो हाँ। मैं ये वाली गोली लेता। जी 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 जी, इसके ठीक है। पीछे क्या वजह है जी? हाँ, इसके पीछे वो जगह वजह ये है कि वो आपको सलाह नहीं देना चाहते डायरेक्टली, वो सलाह देके लायबल हो जाते हैं ओके। कि इस आदमी ने हमें ये सलाह दी थी तो हमने ले ली, पेट दर्द तो ठीक नहीं हुआ, उल्टी और लग गई हमें। तो ये वर्बल की भी पूरी लीगल वैल्यू है? वर्बल की भी सब लीगल वैल्यू है। ओह माय गॉड, अच्छा जी। वर्बल वर्बल कॉन्ट्रैक्ट की भी उतनी वैल्यू है जितनी रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट की है। जी, ये तो मैंने भी देखा है, अगर उन्होंने हाँ ओके जी। बोल दिया, आपने कोई रेट हाँ, बताया और ओके बोल दिया, तो इसका मतलब दे आर एग्रीड, दे कैन बस नॉट बस। डिनाई। हाँ जी। हाँ। तो वो एक बेसिक नेचर लोगों की ऐसी हो चुकी है। आप, हम्म। मैं एक पाकिस्तानी मेरे मित्र है, वो डॉक्टर है यहाँ पे डेंटल, वो मेरे डेंटिस्ट हैं। तो वो मुझे बता रहे थे कि ऑन एन एवरेज हर एक डेंटिस्ट के ऊपर 10 से ज्यादा केस है, अच्छा। हर एक डॉक्टर पे केस है, नर्सेस पे केस है, प्रोफेशनल्स पे केस है। आप सेटिस्फाइड नहीं है सर्विसेज से, तो फिर अब उसके लिए क्या करते हैं कि उसके लिए एक अलग से कंपनी खुली हुई है अच्छा। जो इस तरह के केसेस का इंश्योरेंस करती है उनका।
ये कैसा देश है, ये तो बिल्कुल ही अलग। हाँ, तो मान लो आप डॉक्टर हैं, तो आपको हम्म पता है भाई केसेस तो होंगे, तो आप हम्म कहाँ तक लड़ोगे? तो आपने एक उस लीगल उसका एक इंश्योरेंस बाय कर लिया, तो फिर वो इंश्योरेंस आपका पे करेगा सारा वकील की फीस और ये सब, अगर वो तो होंगे ही होंगे ना, मतलब ये है। हम्म। तो वो एक बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट सिनेरियो है, जो जिस तरह भारत में है कि हमने गुस्सा कर दिया किसी पे, डॉक्टर पे कर दिया, नर्स पे कर दिया, या हॉस्पिटल में नाटक कर दिया, वो लाठी लेके आ जाते हैं, हम्म। वो सब नहीं है यहाँ। अच्छा। वो आप करोगे तो फिर तो बस बखेड़ा हो जाएगा, फिर तो मतलब वो तो पुलिस आ जाएगी, और वो तो फिर आप उससे भी ज्यादा करोगे तो फिर तो वो गन निकाल लेंगे कि अच्छा भाई तू आ जा, फिर ला तेरा ही फैसला कर दे फिर आज। अच्छा अच्छा। तो वो तो पॉसिबल नहीं है, मतलब जिस तरह की गुंडागर्दी हम देखते हैं कभी कभी, वो पॉसिबल नहीं है यहाँ, वो कर हम्म नहीं सकते आप, मतलब वो कठिनाई हो जाएगी बहुत। हम्म। तो यहाँ पे जैसे मान लो आप गाड़ी तेज चला रहे हैं, मान लो, है ना, मैं तो ये भी ध्यान रखना, आपको लाइसेंस तो मिल गया, अब इंडिया में तो ये है कि हमने नाके लगा रखे हैं, पुलिस के खड़ी है, वो हाथ देगी, ड्रम रख रखे हैं, वो आहिस्ता करोगे आप तो रोक लेगी आप। यहाँ सड़क पे ऐसा कुछ नहीं है, नहीं है, वो तो है ही नहीं यहाँ। आप 60-70 की स्पीड, जो भी स्पीड लिमिट है उस पे चल रहे हो आप, तो आपने कोई वो किया, हर जगह कैमरे हैं, तो हम्म। ऑन एन एवरेज आप घर से काम पे जाते हो तो 100-110 बार आपकी फोटो खींचती है वो, ऐसा लोग कहते हैं, तो हर जगह है। तो आपने कुछ वॉयलेट कर दिया, तो वॉयलेट कर दिया तो पुलिस आ जाएगी, तो पुलिस आपके पीछे आके और उनका वो लाइट जला के पीछे पीछे चलती रहेगी आपके। तो पीछे चलने का मतलब ये है कि वो आप, और उसकी लाइट अगर ऑन है तो लॉ ये कहता है कि आप राइट हैंड साइड को गाड़ी धीमी करके और रोक दें। अच्छा। हाँ, तो अगर आप भागोगे तो फिर तो वो पुलिस के फिर और तो ऊपर बहुत से सारे, हेलीकॉप्टर भी आ सब जाएगा। कुछ आ जाएगा फिर जी। तो आप भाग नहीं सकते। तो वो साइड में कर दो, अब कर दिया आपने, तो आप वहीं बैठे रहो अंदर, और अंदर बैठे बैठे अपने हाथ दोनों उस पे व्हील पे रखो, ताकि वो खिड़की स्टेयरिंग में से स्टेयरिंग पे। जी। दिखे, हाँ स्टेयरिंग व्हील पे, ताकि वो दिखे उसको, पुलिस वाले को। तो पुलिस वाला आएगा आपकी खिड़की के पास, पहले आने से पहले वो सारा आपका राम कहानी पूरी पढ़ के आएगा, कौन आदमी है, कहाँ से आया है, किस देश का वासी है, नाम क्या है, बाप का नाम क्या है, डेट वो ऑफ कैसे बर्थ क्या है। पड़ेगा सर, वो कैसे वो पड़ेगा? कंप्यूटर है उसके पास, कार में, वो आपकी नंबर प्लेट सिर्फ उसमें डालेगा और सब कुछ आ जाएगा उसके पास, अच्छा। एवरीथिंग, जो आपने क्राइम किए हैं, किसी दुकान का पैसा लेके भाग गए थे, कुछ भी है, सब कुछ है आपका वहां। अच्छा। वो पढ़ के फिर आएगा वो आपके पास, आराम से आएगा 5-7-10 मिनट में, तो आ गया वो, आके फिर वो आपको कहेगा कि भाई तू अपना ड्राइविंग लाइसेंस और पेपर दे दे, तो आप जो है ओवर स्पीड पे थे, क्या करके आए हो आप, वो बताएगा, बात करेगा तमीज से, सर करके बात करेगा, कोई बदतमीजी नहीं होगी आपके साथ। उसके बाद आप कहोगे मेरी पिछली पैंट की जेब में है मेरे मेरे कागज तो वो कहेगा कि ठीक है, एक हाथ को रख यहीं स्टेयरिंग पे, दूसरे हाथ से स्लोली अपना निकाल ले। अच्छा। तो उसको ये डर है कि भाई आप अगर स्विफ्टली मूव करते हो तो शायद आपकी कार में गन हो, आप गन निकाल के उसको मारना दो। तो सर स्लोली भी तो निकाल सकते हैं गन? अब वो जिस टाइम पे आप निकालोगे उसका हाथ भी गन पे होगा, पुलिस वाले का। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो, और फिर कैमरा है, उसकी बॉडी पे कैमरा लगा हुआ है, हर चीज रिकॉर्ड हो रही है, उसका वार्तालाप भी, सब कुछ। हम्म। तो वो जो भी है, मान लो आपने कुछ किया है तो उसका वो मतलब देगा आपको, वो चालान काटेगा, वो देगा, टिकट देगा। और डॉक्टर साहब एक तो बात और है, इंडिया में तो दारू पी के गाड़ी चलाकर बच जाता है आदमी। वो तो दारू पी के अगर आप अमेरिका में गाड़ी चलाओगे ना, जी। तो आपकी लाइफ बदल गई बस। कैसे अच्छी हो जाएगी? एक बार, पहली बार आप पकड़े गए मान लो, तो एक लिमिट है, 0.018 है या कुछ ऐसी, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, तो वो एक लिमिट है, उस लिमिट से वो जब आप ड्राइविंग का टेस्ट देते हो ना, तो उसमें एक क्वेश्चन है ये भी कि क्या लिमिट है, तो तभी पढ़ी थी, अब याद नहीं है मुझे।
तो वो लिमिट से अगर ज्यादा है, वो उनको टेस्ट करेगा, जैसे आप इंडिया में भी करते हैं, अपने मुंह पे वो लगा के। तो वो अगर मान लो आप उससे ऊपर है, तो फिर वो आपको गाड़ी साइड में खड़ी करवा लेगा, और फिर जो भी करना है वो चालान होगा। और आपको फिर ये कहेंगे कि तू एक काम कर, तो एक यूनिवर्सिटीज में कोर्स है, दारू पी के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, वो कोर्स करके आ। और वो कोर्स करके उसका अच्छा। सर्टिफिकेट यहाँ पुलिस स्टेशन में जमा करा दियो, फिर हम तेरा लाइसेंस दे देंगे। फिर आप वो करोगे, उसमें ठीक है। 1,000, 1,200, 1,500 डॉलर लग जाएंगे आपके, फिर आओगे। फिर सेकंड टाइम अगर आप पकड़े गए, तो आपका लाइसेंस जो है वो कह देंगे कि 6 महीने के लिए हमने इसको खत्म बंद कर दिया। और फिर आप कहोगे कि मैं काम पे कैसे जाऊं, नौकरी कैसे करूं। कि अच्छा ठीक है, तो नौकरी का तेरा रूट क्या है? घर यहां से यहां तक तू चला जा, और यहां से यहां तक ही वापस आ जा। अब आप अच्छा। देखो कि इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। उसको दस हम्म। किलोमीटर ही चलाने की कार परमिशन है, बस। ओ माय गॉड, अच्छा जी, ऐसा भी है यहाँ? ऐसा ही है। तो अच्छा। उसके बाद वो चला जाएगा, आ जाएगा। अब वो फिर भी नहीं माना, अब वो तीसरी बार मान लो कर दिया। तो तीसरी बार फिर क्या करेंगे, वो उसको फूंकनी लगा देंगे। अच्छा। उसको मतलब अपने इंडियन जो पकड़े जाते हैं, उसी ने ये भाषा बताई थी मेरे को कि फूंकने क्या है, एक वो फूंक मारने का यंत्र है वो हाँ उसके हाँ। स्टीयरिंग पे लगा देंगे। वो आप फूंक मारोगे उसमें, तो उसका वो डाटा पुलिस स्टेशन में वो उनके पास रिकॉर्ड आ जाएगा कि इसने पी रखी है कि नहीं पी रखी। पी रखी अच्छा। है तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी आपकी। अच्छा जी, गाड़ी में लगा हाँ, देंगे? हाँ, गाड़ी में लगा देंगे। और नहीं पी रखी तो स्टार्ट हो जाएगी। तो लेकिन सर, हमारा इंडियन इंडियन माइंड सेट जो है, फिर हम दूसरी गाड़ी कर लेंगे किसी की। नहीं नहीं, वो दूसरी गाड़ी कहाँ से कर लोगे, कहाँ से ले खरीद आओगे लेंगे, गाड़ी? 2-4 हजार डॉलर की मिल जाती है। वो नहीं नहीं, वो तो टेम्परेरी लगाया ना, वो कोई अच्छा। परमानेंटली थोड़ा लगा दिया। जी जी वो जी। तो तीसरे क्राइम के बाद तो आपको जेल भी ले जाएंगे। जेल लगा के, जेल काटने के बाद वो फूंकनी लगाएंगे आपको। अच्छा अच्छा अच्छा। और फिर चौथे के बाद तो फिर आप जेल में ही रहोगे, कार आपकी खत्म हो गई, और 5-4 साल के लिए कैद हो जाएगी आपकी, बस। अच्छा रिपोर्ट। अच्छा। हाँ, जेल में तो रहोगे फिर। डॉक्टर साहब, मान लीजिए किसी से अनजाने में कोई गलती हो गई, एक्सीडेंट हो गया, या कोई छोटा मोटा क्राइम हो गया, या किसी से तू मैं हो गई, उस स्थिति में क्या रेमेडीज है या क्या कानून है यहाँ पर? ये पहला नियम है, तू मैं मत करो। जी। लेकिन अगर इंडियन इंडियन माइंडसेट से कैसे हम बाहर आ सकते हैं सर? एक्सीडेंट अगर हो गया, तो शांति से अपनी कार में बैठे रहो, अगर वो इस काबिल है तो। ओके। और अगर वो इस काबिल नहीं है, तो आप उससे उतर के बाहर बैठ जाओ, बाहर आ जाओ। 3-4 मिनट में पुलिस आ जाएगी। अच्छा। विद इन 3 मिनट्स रूल है यहाँ पे, तो विद इन 3 मिनट्स आ जाएगी। तो वो फिर पहले तो जितने को चोट लगी है उन सबको हॉस्पिटल ले जाएगी। जी। सड़क को साफ करेंगे, एक ट्रक आता है फिर पीछे पीछे, उसमें गाड़ी, वो सड़क रोड को साफ करने वाले हैं, सब सब कुछ इकट्ठा आता है, एम्बुलेंस के साथ ही सब कुछ आ जाएगा। अच्छा। साफ करने वाला साफ कर लेगा, आपको उठाने वाला डॉक्टर अलग है, वो सब। तो सारा काम वो समेट देंगे 5-7 मिनट में, और आप चले जाओगे हॉस्पिटल। अब दोनों का ये डिसीजन कोई नहीं लेगा, वहां खड़ा होकर लड़ाई कोई नहीं करेगा कि तेरी गलती थी, मेरी गलती थी। वो अच्छा। तो फिर पुलिस इंश्योरेंस से जो भी है आपका, आपकी गाड़ी टो पुलिस करवाएगी। जी। टो करवा के उसको एक जगह है वहां ले जाएगी, पुलिस की जगह है वहां खड़ी कर देगी। हम्म। उसके बाद आपके इंश्योरेंस को इन्फॉर्म कर दिया, आप करोगे कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। जी। फिर वो आगे जो प्रोसेस है वो चलेगा। ओके ओके। पर इस तरह का नाटक जो है कि भाई सड़क पे वो उसको गाली दे रहा है, वो उसको गाली दे रहा है, वो नहीं होता। वो ऐसा यहाँ पर नहीं है। ना, वो तो सर, पॉसिबल। फिर ये इंडियंस तो बहुत मिस करते हैं, मैं भी मिस करता हूँ इंडियन कल्चर को, उसका सामना कैसे करें? वो तो हम सभी करते हैं, इसमें क्या है। वो तो अच्छा। वो तो मेरे को लगता है गुप्ता जी, यहाँ के वो जो एब्सोल्यूट फ्रीडम है इंडिया वाली, हम्म। वो फिर आपको याद आती है। हाँ, वो याद आती है। भाई वहां तो आप कच्छा पहन के लाल किले पे जा सकते हो ना, मतलब नहीं, कौन मना ये कर। बात सर, डॉक्टर साहब ये तो रहने दो, यहाँ तो मैं कच्छों में देखता हूँ, लोग कच्छों में ही घूमते हैं। वो तो फ्रीडम यहाँ पर पूरी है सर, पूरा शरीर टैटू से रंगा हुआ है। नहीं वो ठीक है, वो एक अलग इशू है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप मतलब वो सब कर सकते हो जी। जो कानूनी तौर पे कई बार
परमिटेड नहीं है। जी जी जी, ठीक बात है। हाँ, ठीक वो है, यहाँ पर नहीं है, वो यहाँ पर नहीं है, वो यहाँ है नहीं, वो यहाँ नहीं है। वो यहाँ नहीं है। तो ये इसीलिए ये अमेरिका जो है नंबर वन कहा जाता है, पावरफुल कहा जाता है क्या? देखो अगर मतलब कोई नहीं, देश, मेरा डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि क्या देश को आगे बढ़ने में कानून की एक बड़ी भूमिका है कि अगर उसमें नागरिक इस तरीके से बांध दिया जाए कि उसको पालन करना ही है, तो क्या ये चीज भूमिका निभाती है गुप्ता देश जी को? देखो, पहली बात तो ये है कि अनुशासित समाज जो है जी वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, ये तो बात आप मान के चलिए। जी। अनुशासित समाज जब मैं कहता हूँ, एक आदमी जो यहाँ पे टैक्सी चला रहा है, एक आदमी जो यहाँ ऑफिस में काम कर रहा है, फैक्ट्री में काम कर रहा है, मतलब वो नॉर्मल आदमी है, एक आम आदमी है, वो भी कानून का पालन कर रहा है। और आप उसको कानून तोड़ने के लिए कहो तो वो आपको कहेगा कि क्या, कैसे हो सकता है, मैं तो नहीं हम्म। करूंगा। ठीक है, जो भारत में हम, मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए पर वो प्रॉब्लम है भाई। हम्म। आप, मतलब किसी को मान लो आप ये कहो यहाँ पे कि ऐसा कर तू यार कि इस आदमी का सामने के घर का दरवाजा खोल दे, हम्म। कैसे खोल दोगे आप? वो आदमी, आम आदमी भी नहीं खोलेगा। आप किसी, अच्छा, जो कानून है, जो प्रोसीजर है, जो उसके एसओपी है, वो उस पे चलेगा पूरा, हम्म। जो ये जो तो लिखित में है। ये तो डॉक्टर साहब मैंने भी देखा कि लाइन में अगर हम लगे हुए हैं तो कोई ये कभी भी नहीं सोचता कि उसने इतना टाइम क्यों लगा दिया, ना लाइन ना, में लगा है तो लगा हुआ लगा रहे, हाँ। है वो ना? आपको, जो आदमी वहां डील कर रहा है वो पहले 100% आपको सेटिस्फाई करेगा आपके काम को। जी जी जी। जब तक आपका काम नहीं होगा आप उस जगह से हटोगे नहीं, चाहे हटोगे पीछे नहीं। 10 खड़े हैं चाहे 20 खड़े हैं। ठीक है, आपका जब हो गया तो फिर वो आपको जाने देगा और जी नेक्स्ट आदमी आएगा, फिर उस पर टाइम लगाएंगे। जी जी। तो वो तो अपॉइंटमेंट ही इतने लोगों को देंगे जितने का काम हो जाएगा। नहीं डॉक्टर साहब, ये तो मैंने भी देखा है, मैं हर हफ्ते वॉलमार्ट जाता हूँ जी तो कई बार रश होता है, तो मुझे ये जी, लगता है कि मैं जल्दी से निपटा दूं अपने काम को। हाँ, लेकिन मैंने देखा है कि वहां पर इस चीज की कोई भी वैल्यू नहीं है, जितना नहीं, टाइम आपका लगता है वो लगना ही मतलब जो प्रोसीजर है, जो हम्म। नियम है, उस नियम को फॉलो करना पड़ेगा आपको। तो डॉक्टर साहब, वैसे तो अभी और भी बहुत सारी बातें हैं और मुझे लगता है कि ये ऐसी जानकारी है, शायद हमने एक ऐसा काम शुरू कर दिया है जिसके ऊपर मुझे लगता है कि हमारे दर्शक और भी मांग करेंगे, और अगर मांग करेंगे तो आपको हमें और समय देना पड़ेगा और आपको जानकारी इकट्ठी करके शेयर करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि शायद हमें जल्दी से इसके ऊपर एक सीरीज भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि अभी एक शुरुआत हुई है। अभी मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं जिसको लेकर मैं चाहूंगा कि आप विस्तार से और जानकारी दें। अभी सॉरी, इमिग्रेशन की भी बात है, वीजास की भी बात है ना? और उसके देखिए अलावा राजीव जी, यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। अब मतलब मैं कोई इस तरह का दम्ब नहीं है कि भाई मैं अमेरिका का एक्सपर्ट हूँ। नहीं नहीं, वो बहुत नहीं सर, वो बहुत, नहीं, देखिए, जो आपके दायरे बहुत की नहीं, चीजें होंगी। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि वो जरूरी है। नहीं। बहुत बड़ा देश है ये, जी जी जी। 50 स्टेट्स हैं इसमें, एक एक स्टेट एक एक देश के बराबर है, बहुत बड़ा देश है, 3 टाइम जोन है हमारे। जी जी जी। अब हम कोई भारतीय से, जब हम भारत में रहते थे, कोई अमेरिकन हमारे को कहे कि भाई इंडिया कैसा है, इंडिया तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, वो तो हर 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 जगह रंग बदल रहा है चीजों का। जी जी जी। वही यहाँ पे है स्थिति। जी पर जो आदमी के पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं, जो हमने देखा, जो सहन किया, ठीक है, वही हम बता सकते हैं। वो हाँ, एक नहीं नहीं, लिमिटेड उसी के नॉलेज ऊपर है, उससे भाई ज्यादा जाहिर सी तो नहीं बात है। पता होता। सर, आपके हाँ, दायरे से बाहर की तो मैं बात करूंगा ही नहीं जी है। जी और वैसे जी। आपको बता दूं, आज आपकी टी शर्ट भी बड़ी प्यारी लग रही है, मुझे अरे लगता है ये आपने तो नई नई आपकी खरीदी कृपा है, आपकी है। कृपा है। तो ठीक है, मैं अपने सभी दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि भाई इस जी कार्यक्रम के बारे में जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें कि हम इसको आगे भी बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, क्योंकि जी, अगर उनकी प्रतिक्रिया से ही इस कार्यक्रम की उपयोगिता पता चलेगी। तो लेट अस सी व्हाट इज द रिएक्शन वी रिसीव आउट ऑफ दिस। तो तब तक जी, के लिए हम इजाजत लेते हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना बहुत बहुत लंबा समय धन्यवाद, निकाला बहुत बहुत हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर।